नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। इस महीने कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। वैज्ञानिक ने इसकी चेतावनी भी जारी कर दी है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और सरकार बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, तो वैक्सीन लगवाने की अपील भी की जा रही है। इंडिया न्यूज भी सभी दर्शकों से अफवाह पर ध्यान न देकर के टीका लगवाने की अपील कर रहा है। इसलिए आपकी सेहत की फिक्र करते हुए हमने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। अगर आपको या परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी हो तो हमारे खास शो में डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं। आप वैक्सीन या कोरोना संबंधित जानकारी भी डॉक्टर से ले सकते हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो हरियाणा सरकार भी अलर्ट हो गई है। सरकार की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए टास्क फोर्स बनाया जा रहा है, तो वहीं उपकरण और दवाइयों के स्टॉक की निगरानी भी रखी जा रही है। बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की नई भर्तियां की जा रही हैं। कई जिलों में ऑक्सीजन के नए नए प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। वहीं पानीपत, हिसार में 500 बेड के अस्पताल बनाए जा रहे हैं। देखिए, तीसरी लहर को लेकर के टास्क फोर्स तैयार किया गया है और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर क्योंकि आने वाली है और ये कहा जा सकता है कि अक्टूबर और नवंबर में इसका पीक आ सकता है। इससे पहले ही हरियाणा सरकार अपनी ओर से जद्दोजहद में जुटी हुई है, तैयारियां पूरी कर ली। तो इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ अब गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनुज कंबोज जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर हेमंत गोयल सीनियर कंसल्टेंट है रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन के। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद। डॉक्टर अनुज, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से हमने देखा दूसरी लहर में कितनी महामारी से लोगों की जानें गई हैं, ऐसे में कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ा। तीसरी लहर के लिए क्या कुछ तैयारी कर सकते हैं? जी, जो पहली लहर कोविड की रही है वो उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं मानी गई जितनी की दूसरी लहर को माना गया। नंबर ऑफ केसेस ज्यादा निकले हैं। सिवेरिटी जो थी बीमारी की, जो उसकी आक्रामकता थी वो काफी ज्यादा थी पहली लहर के मुताबिक। लेकिन दूसरी लहर और तीसरी लहर की जो जिसकी आशंका की जा रही है, तो तीसरी लहर आने की प्रिडिक्शन आशंका सभी विशेषज्ञ, सभी जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो लगा रहे हैं और शायद वो जल्द ही दस्तक दे भी पाएगी, जल्दी दस्तक देगी। और दूसरी लहर की जैसा आपने पूछा है उसमें क्या नुकसान हुआ, क्या उसके बारे में, तो दूसरी लहर में इतनी ज्यादा मृत्यु दर रहा, इतना ज्यादा सिवेरिटी ऑफ डिजीज रहा, इतनी आक्रामकता रही कि उसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। उस टाइम पे शायद लोगों को, देश को, हेल्थ सिस्टम को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया था कि अचानक से लहर आई और बहुत पूरे देश में आग की तरह फैल गई। अब जैसा कि तीसरी लहर आने की आशंका है, तो मैं एक चीज इस बारे में कहना चाहता हूँ कि सरकारों ने, सभी राज्यों ने, पूरे देश में, हर जिले में, मुझे लगता है कि सबने पूरी तैयारी इस टाइम पे की हुई है। प्राइवेट अस्पतालों ने भी तैयारी की है, सरकारी अस्पतालों ने भी तैयारी की है। जैसा अगर मैं यमुनानगर से हूँ तो यमुनानगर का उदाहरण दे सकता हूँ कि यहाँ पर प्राइवेट ही नहीं, सरकारी अस्पताल ने भी हजारों बेड की व्यवस्था एक्स्ट्रा की हुई है, जो कि दूसरी लहर के समय पे ही कर दी गई थी। तो पुख्ता इंतजाम इससे निपटने के लिए किए जा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि तीसरी लहर आएगी तो उस पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। अब इतना स्वास्थ्य हमारा डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उसको तीसरी लहर से निपटने में कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक, डॉक्टर अनुज, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले हम कॉलर ले लेते हैं। वेद प्रकाश है बेंगलोर से। बहुत स्वागत आपका वेद प्रकाश जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ बनी हुई है। मैडम नमस्ते जी नमस्कार जी। ये मैंने 18 मार्च को कोविशील्ड का इंजेक्शन लिया था और उसके बाद 21 अप्रैल को दूसरा डोज ले लिया। जी
तो उसके बाद ये 84 दिन का 84 डेज का आ गया इसका गाइडलाइन गवर्नमेंट का। हम लोग क्या प्रोटेक्टिव है पूरा इस जी जी डॉक्टर जवाब चाहेंगे आपसे। जी आखिर में आवाज थोड़ी कम हो गई, क्या आप क्वेश्चन दोहरा जी सकते हैं? उनका सवाल यही था कि 84 दिन के गैप पर क्या ये वैक्सीन ली जा सकती है, या 84 दिन अगर बीत जाते हैं तो उसके बाद भी क्या वैक्सीन लेना उचित 84 है? दिन, हाँ, अगर पहली डोज लिए हुए 84 दिन हो चुके हैं तो बिल्कुल कोविशील्ड की 84 दिन के बाद दूसरी डोज बिल्कुल ली जा सकती है। 84 दिन पूरे होने पे जल्द से जल्द दूसरी डोज को लगवाना अनिवार्य होता है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद वेद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है डॉक्टर अनुज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट भी जुड़े हुए हैं डॉक्टर हेमंत गोयल। तो डॉक्टर हेमंत, आपसे जानकारी चाहेंगे कि वाकई जिस तरीके से अभी तीसरी लहर को लेकर के ये आशंका जताई जा रही है, दूसरी लहर में तो हालांकि युवा वर्ग पर सबसे गहरा प्रभाव इसका पड़ा था, और ये अब कहा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों पर इसका खास प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा हम कैसे घर पर कर सकते हैं? देखिए, बच्चे इसमें वल्नरेबल ग्रुप इसलिए बन रहे हैं क्योंकि बच्चे अभी वैक्सीनेटेड नहीं है। क्योंकि अभी भी 18 साल से कम के अंदर हमारी अभी कोई टीकाकरण अभी पॉलिसी नहीं बन पाई है जी। और ना ही कोई ऐसे टीके उपलब्ध है जिनकी सेफ्टी अभी 18 साल से कम में डिमॉन्स्ट्रेट हो पाई है। तो डेफिनेटली बच्चे और वो लोग जो अभी भी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं वो हमेशा रिस्क पे रहने वाले हैं। तो इस पे तो तत्परता से हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट जितनी जल्दी, अभी एक नया वैक्सीन अप्रूव कर रहे हैं, डीएनए वैक्सीन है जाइडस कंपनी का, जो बच्चों के लिए होने वाला है शायद अप्रूव, परंतु वर्ल्ड वाइड जो और वैक्सीन जो बच्चों के लिए अप्रूव हो गए हैं अभी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। और मेन जो इसमें हमारी बच्चों के साथ साथ अभी अनवैक्सीनेटेड एडल्ट्स की पॉपुलेशन भी बहुत है, क्योंकि अभी हम एक दिन में 50 लाख से 1 करोड़ वैक्सीन लगा पा रहे हैं। जो बहुत अच्छा दिन होता है उस दिन हम 1 करोड़ वैक्सीन लगा लेते हैं, और अभी हमारे अराउंड 68 करोड़ के आसपास वैक्सीन लगे हैं और अभी बहुत लगने बाकी हैं। जिस स्पीड से हमारा जो टारगेट है वो ये है कि दिसंबर 2021 तक हमें कम से कम 60% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, ताकि इतनी हर्ड इम्यूनिटी आ जाए कि स्प्रेड एटलीस्ट कम हो। ठीक, रही बात इन पर्टिकुलर बच्चों की, एक तरफ से गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी और अन्य प्रदेशों की सरकारों ने भी स्कूल खोलने का फैसले कर लिए हैं, या हफ्ते में 1 या 2 दिन तो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। तो ठीक है डॉक्टर जी, डॉक्टर हेमंत, यहाँ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। शमशेर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क हमारा शमशेर सिंह से टूट गया है। डॉक्टर हेमंत, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मेरा कहने का ये था कि अब जब स्कूल खुल रहे हैं, देखिए कोविड प्रोटोकॉल तो अभी भी मेंटेन करने पड़ेंगे, जैसे कि 6 फुट की दूरी, उचित दूरी बनाए रखना, मास्क का उपयोग करना और हैंड वॉशिंग जो फ्रीक्वेंट हो। अब हैंड वॉशिंग में भी कुछ स्कूल्स के पास अगर प्रॉपर मान लो वाटर सप्लाईज नहीं हुई तो फिर हैंड सैनिटाइजर्स का उपयोग भी करना पड़ेगा। और बाकी छोटे बच्चों के केस में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लंच पीरियड्स में बच्चे अपनी कैसे इंटरमिंगल करते हैं जी। कि हम लोग बिल्कुल भी ऐसा डंडा रूल नहीं लगा सकते कि बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं, उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। प्लस हमें ये देखना पड़ेगा कि जो स्कूल के स्टाफ और स्कूल के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, आया हैं, टीचर्स हैं और जितना सपोर्ट स्टाफ है, वो एटलीस्ट 2 डोज से एटलीस्ट वैक्सीनेटेड हो, क्योंकि अगर बच्चे घर पे इन्फेक्शन भी लेके आते हैं। डॉक्टर हेमंत, इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष। आशीष, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मेरा सवाल ये है कि मैंने कोवैक्सीन लगवाई थी जी। कोवैक्सीन लगवाई थी मैंने 12 अगस्त में, और तो इसकी दूसरी डोज की डेट है 9 सितंबर। तो इतनी जल्द। आशीष जी, आपकी आवाज हमें बेहद कम आ रही है, आप जरा ऊंचा बोलेंगे? तो लगता है हमारा संपर्क टूट गया है आशीष जी से, लेकिन मुझे जितना सवाल समझ में आया, एक बार मैं सवाल आपको दोहरा देती हूँ डॉक्टर हेमंत। उनका यही सवाल था कि कोवैक्सीन
हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं आशीष जी। आशीष जी, अपना सवाल दोहराइए। मैम, मैंने कोवैक्सीन लगवाई थी 12 सितंबर को जी। 12 सितंबर को। तो ये मैम, मैंने कोवैक्सीन लगवाई थी 12 सितंबर को, 12 अगस्त को जी। तो दूसरी डोज है 9 सितंबर को। तो इतनी जल्दी क्या लग सकती है वैक्सीन? डॉक्टर हेमंत, आपसे जवाब चाहेंगे। डॉक्टर हेमंत, क्या आपको आवाज मिल रही है? लगता है हमारी आवाज डॉक्टर हेमंत तक नहीं पहुंच पा रही है। हम डॉक्टर अनुज से जवाब लेंगे। डॉक्टर अनुज, क्या आपने सवाल सुना? तो प्लीज आप अपना जवाब दें। देखिए, जैसा आपकी जो ड्यू डेट है, जो वैक्सीन लगने की सेकंड डोज की डेट है 9 सितंबर है, तो जो गैप दिया जाता है दोनों डोज के बीच में, जो विंडो पीरियड होता है, उसको पालना करनी चाहिए। तो 9 तारीख को जो वैक्सीन आपको लगनी है तो 9 को ही लगवानी चाहिए। अगर उसमें 1-2 दिन आगे एक्स्ट्रा भी लगता है तो उसमें उतनी समस्या नहीं आ पाती, लेकिन उसको एडवांस में लगवाना नहीं चाहिए। उसको हमें समय पे ही लगवाना आवश्यक होता है, क्योंकि उसको विंडो पीरियड के टाइम पे एंटीबॉडीज बनने के लिए, वैक्सीन का इफेक्ट आने के लिए बॉडी को टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए आप समय पे ही डोज लगवाएं। ठीक। वाकई डॉक्टर अनुज, आपने कहा कि जो एक टाइम गैप होता है, मान लीजिए अगर कोई अपना 84 डेज में अगर सेकेंड डोज अपना लेना भूल जाता है, जैसे कोवैक्सीन के लिए 28 दिनों का एक गैप रखा गया है, वो 28 दिनों के भीतर ही दूसरा डोज लेना भूल जाता है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? क्या इसके बाद से कोई भी व्यक्ति डोज ले सकता है या नहीं? देखिए, जब उचित समय है उस टाइम पे अगर डोज रिसीव कर लेता है अच्छा, डॉक्टर अनुज, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। एक और कॉलर फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद हम दोबारा सवाल पर आएंगे। हमारे साथ दर्शक विकास जुड़ चुके हैं। विकास, आप अपना सवाल रख सकते हैं। डॉक्टर नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे को अप्रैल लास्ट वीक में कोविड हुआ था और उसके बाद मैंने सभी मेरे टेस्ट करवा लिए हैं। उसके बावजूद भी मुझे जो है लेफ्ट साइड में चेस्ट में पेन अभी तक रह रहा है। मैं अपनी फर्स्ट डोज ले चुका हूं और समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या टेस्ट ऐसा कराऊं कि मुझे कंफर्म हो कि काइंड ऑफ कि भाई हार्ट का पेन नहीं है, जबकि मेरा डेली रूटीन में 8 से 10 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक होता है। उस टाइम मुझे कोई पेन नहीं होता है, लेकिन दिन भर गैस बनता है सर, मुझे ऐसा फीलिंग आती है। चलिए ठीक, इस सवाल का जवाब हम डॉक्टर हेमंत से ले लेते हैं इस बार। डॉक्टर हेमंत, आपसे जवाब चाहेंगे। देखिए, अगर इनको चेस्ट पेन हो रहा है और इनको कुछ भी डाउट है कि ये कुछ हार्ट से संबंधित है, तो अपने नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार संपर्क कर लें। एक ईसीजी या इको करवा सकते हैं। और अगर इनको लगता है, अगर वो क्लियर आता है, तो सिंपल एक एक्सरे भी किया जा सकता है देखने के लिए। और वैसे जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये डिजीज से रिकवर हो चुके हैं, तो अगर ये डिजीज से रिकवर हो चुके हैं तो इन ड्यू कोर्स से अपना सेकंड डोज भी लगवा सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका विकास जुड़ने के लिए और अपनी सवाल को रखने के लिए। ठीक है डॉक्टर अनुज, आप कुछ उस वक्त कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। माफी चाहेंगे डॉक्टर अनुज, लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, अब आप सुन पा रहे हैं? जी। तो जो सेकंड डोज का उचित समय है उसी टाइम पे लगना वो बेस्ट टाइम होता है सेकंड डोज के लगने का, क्योंकि फर्स्ट डोज के एंटीबॉडीज बन चुके होते हैं और उस टाइम पे सेकंड डोज लगने से एंटीबॉडी की क्वांटिटी एम्प्लीफिकेशन होता है और ज्यादा एंटीबॉडीज बनते हैं, जिससे कि प्रोटेक्शन मिलता है। तो अगर उसको डिले कर दिया जाता है तो सफिशिएंट नंबर ऑफ एंटीबॉडीज नहीं बन पाते, बॉडी में उतनी इम्यूनिटी कोविड के अगेंस्ट नहीं आ पाती। तो जितना डिले होगा उतनी ही इम्यूनिटी लेस, वीक इम्यूनिटी के साथ पेशेंट चलता रहेगा। तो अगर डिले भी हो गया, किसी वजह से छूट गई है दूसरी डोज, जब भी उसको नेक्स्ट टाइम पे मौका मिलता है कभी भी, तो एज सुन एज पॉसिबल उसको लगवा लेना चाहिए। चलिए ठीक, हमारे साथ एक और कॉलर श्रुति सिन्हा पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रुति जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मैम, मेरा 16 अप्रैल को वैक्सीन लगा था, कोवैक्सीन फर्स्ट डोज। गुड इवनिंग सर। सर, मेरा 16 अप्रैल को कोवैक्सीन का पहला डोज लगा था। उसके बाद हम कोरोना हो गया, तो फिर हम 6 जून को नेगेटिव हुए। तो सर, हम सेकेंड डोज का क्या करें? हम ले सेकेंड डोज अभी या क्या करना है फिर हमको सेकेंड डोज की?
चलिए डॉक्टर हेमंत आपसे जवाब चाहेंगे। इनकी आवाज थोड़ी सी दब रही थी। इनको 16 अप्रैल को कोरोना हुआ था या फर्स्ट डोज लगी थी? उन्होंने फर्स्ट डोज लगाई थी 16 अप्रैल को और उसके बाद से उनको कोविड हो गया था, जिसके बाद से अब वो इस असमंजस में है। कोवैक्सीन का डोज लगा था ना जी। अब उसके बाद तो ये रिकवर हो चुकी हैं, क्योंकि अब तो सितंबर है, तो मेरे ख्याल से आप इनको अब कोविन पोर्टल पर जा करके अपने नेक्स्ट डोज के लिए ले लेना चाहिए अपॉइंटमेंट, और जहां पे भी अवेलेबल हो वो ले सकती हैं सेकंड डोज। ठीक। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे जाकर के भी गाइड हो सकती है, वहां पे भी इनको क्लियर वो मिल जाएगा। ठीक। श्रुति जी, लगता है हमें कि आपको अपना जवाब जरूर मिल गया होगा। अगर आपने अभी तक डोज नहीं लगवाई है सेकेंड डोज, तो जल्दी जाए और अपना स्लॉट बुक करें और आज ही अपना वैक्सीन ले सकती हैं। तो डॉक्टर हेमंत, जैसे हम थर्ड वेव को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, देखिए कई ऐसी अब चीज़ें भी हमारे सामने आ जाती है जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन ली हैं। वैक्सीन लेने के बाद कई बार देखा गया है कि फर्स्ट डोज लेने के बाद तो कई लोगों को फीवर आया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग रह गए थे जिनको फीवर आया ही नहीं। तो ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपको ये वैक्सीन असर कर रही है तो आपको फीवर होता है, लेकिन वैक्सीन असर नहीं करती तो फिर फीवर नहीं होता। इस बात में कितनी सच्चाई है, आपसे जानेंगे। नहीं, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हर शरीर का रिस्पॉन्स अलग है। कई लोग को फीवर आ रहा है वैक्सीन लेके, कई लोग को छोटी मोटी थकान होती है, कई लोग को इवन कंपी या कुछ ऐसे भी है, कई लोग को खांसी, या कई लोग 5-7 दिन तक थोड़े से वीक या हल्का फीवर रह रहा है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको बुखार नहीं आया उसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, ऐसा कतई नहीं है। ठीक। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, सोनिया है करनाल से। बहुत स्वागत आपका, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। ऐसा है, कल मैंने अपनी मम्मा को कोवैक्सीन यानी इंजेक्शन लगवाया और उसके बाद उन्हें थोड़ा चक्कर वगैरह आ रहे थे और थोड़ी वो वीकनेस फील कर रहे थे, तो इस बीच उन्हें क्या देना चाहिए? सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी मदर की एज आसपास कितनी होगी? 70 इयर्स है मैम। ठीक है, डॉक्टर अनुज आपसे सवाल का जवाब चाहेंगे। जी, मैं इनसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, क्या आपके मदर को पहले से कोई और डिजीज तो नहीं है जिसकी वो दवाई लेते हैं? ऐसा है, वो उन्हें जो है एक तो घुटनों में पेन है और दूसरा उनका जो बीपी है वो हाई रहता है। बीपी की दवाई लेते हैं, ठीक है जी। तो देखिए, वैक्सीन लगने के बाद जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि थोड़ी कमजोरी आ सकती है या बुखार भी आ सकता है। तो वैक्सीन के बाद इस तरह की रिएक्शन बॉडी करती है, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। कई बार वीकनेस ज्यादा होने से, जैसे कि ओल्ड एज है, 70 इयर्स के आसपास उनकी एज है, तो उनको वीकनेस थोड़ी ज्यादा फील हो सकती है, या फिर इस टाइम पे बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है। तो आप 2-3 चीजों का ध्यान रखें कि पहले तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि इस तरह का बॉडी रिस्पॉन्स आना बहुत ही आम बात है। तो अगर बुखार आए तो पैरासीटामोल खिला सकते हैं, और अगर वीकनेस आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो उनको हाइड्रेशन मेंटेन करें, उनको लिक्विड जैसे पानी ये ज्यादा पिलाएं। तीसरी चीज, जैसे उनकी दवाई बीपी की या घुटनों की भी चल रही है, तो बीपी आप मॉनिटर करते रहें। बीपी उनका बढ़ना नहीं चाहिए, नॉर्मल रेंज के अंदर रहना चाहिए। वो दवाई नियमित रूप पे चला के रखें। अगर फिर भी 2-3 दिन बीत जाने पर फिर भी कोई शिकायत रहती है, तो नजदीकी फिजिशियन को जाके आप चेकअप जरूर कराएं। ठीक है डॉक्टर अनुज, आपने यहाँ पर जिस तरीके से भी बताया कि कई ऐसी दिक्कतें हमें और हो जाती है वैक्सीन लेने के बाद से, तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसी शिकायतें भी हमारे पास आती हैं कि कोई जैसे अल्कोहलिक है या फिर चेन स्मोकर है, उन लोगों के लिए खासा दिक्कत हो जाती है जब वो वैक्सीन लेते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि कुछ वक्त तक के लिए आप अल्कोहल अवॉइड कीजिए, लेकिन वो अवॉइड नहीं कर पाते। क्या ये ज़रूरी है कि कुछ वक्त तक के लिए आपको ज़रूरी हो जाता है उसे अवॉइड करना? देखिए, जो रेगुलर अल्कोहलिक्स हैं वो एक्चुअल में ये अच्छा नहीं है कि रेगुलर अल्कोहल इनटेक लेना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हम वैक्सीन के साथ तुलना करते हैं तो जो रेगुलर क्रॉनिक अल्कोहलिक होते हैं उनकी बॉडी की इम्यूनिटी पहले से ही काफी लो होती है, या जो क्रॉनिक स्मोकर होते हैं उनमें और बीमारियां पैदा होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। जैसे हम अल्कोहल की बात करें तो लीवर डैमेज सबसे पहले होता है, या स्मोकिंग की बात करें तो लंग्स डैमेज और हार्ट डैमेज सबसे पहले होता है। तो इस केसेस में उनकी ऑलरेडी कहीं ना कहीं छिपी हुई बीमारी
एग्जैजरेट कर सकती है, बढ़ सकती है, और उनकी बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है, तो वैक्सीनेशन का इफेक्ट भी उनपे बहुत अच्छा नहीं आ पाता। तो आइडियली तो सबसे पहले उनको स्मोकिंग और अल्कोहल वैसे भी छोड़ देना चाहिए, और वैक्सीन के टाइम पे तो बिल्कुल भी उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का इफेक्ट हमें पूरा अच्छा बॉडी को मिलना चाहिए, पूरे अच्छे एंटीबॉडीज बननी चाहिए और इम्यूनिटी बिल्ट होनी चाहिए। चलिए ठीक है। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अब 17 को लगा था वैक्सीन, 17 जून को। अजीत जी, आप अपना सवाल दोहराएंगे? मैम, मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी 17 को जून जी, 17 जून को जी। और मैम मेरे को 84 डेज दिए हैं दूसरी वैक्सीन को। मेरा 9 सितंबर को नंबर है। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर हेमंत, आपसे हम जानकारी चाहेंगे कि कोवैक्सीन की डोज इन्होंने ली है, अब ऐसे में वो ये जानकारी चाहते हैं कि कितना लंबा समय उन्हें इंतजार करना पड़ेगा सेकेंड डोज के लिए। नहीं, इन्होंने पहली डोज 17 अप्रैल को ली है या 17 अगस्त को ली है, क्या बताया इन्होंने? मैं सुन नहीं पा रहा था। उन्होंने 17 अप्रैल पहले बोला। 17 अप्रैल के बाद उनकी तो 1 मंथ में ही नेक्स्ट कोवैक्सीन की डोज तो 1 मंथ में ही ड्यू हो जाती है। ठीक, क्या आप जी? हाँ, कोविशील्ड के लिए ज्यादा टाइम पीरियड रिकमेंडेड है। कोवैक्सीन तो विद इन 1 मंथ आप ले सकते हैं। तो एक बार उनसे रिकन्फर्म कर लीजिए, अगर तो कोवैक्सीन है तो वो ओवर ड्यू हो चुकी है। अजीत जी, क्या आपने जो पहली डोज लगवाई थी कोवैक्सीन की, क्या आपने अप्रैल में लगवाई थी या अगस्त में लगवाई थी? मैंने जून में लगवाई है, 17 को। आपने जून में लगवाई थी? जब भी ओवर ड्यू हो रही है, दोनों के हिसाब से दोनों की ही डोज ली जा सकती थी। कोवैक्सीन तो 17 जून ली है तो 17 जुलाई तक भी लगाई जा सकती है। मेरा इनको सजेशन ये है, ये कोवैक्सीन पोर्टल पे जाएं और वहां जाकर के अपने लिए सेंटर चूज करके तुरंत सेकंड डोज लगवा लें। इनको डिनाई नहीं की जाएगी गवर्नमेंट द्वारा डोज। उम्मीद करते हैं आपको अजीत जी आपका जवाब मिल गया होगा। अगर अभी तक आपने सेकंड डोज नहीं लिया है तो जल्द से जल्द सेकंड डोज अपना ले ले, क्योंकि ड्यू डेट हो चुका है। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं यहाँ पर। बलजीत जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। सर, मैं ये पूछ रहा था, मेरे को कोरोना हो गया था, कोरोना पॉजिटिव हो गया था, तो मई में नेगेटिव भी हो गया था, ठीक हो गया था मई में। तो अब कितने दिन बाद ठीक होने, कितने दिन बाद हम वैक्सीन लगवा सकते हैं? ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे डॉक्टर अनुज जी से। डॉक्टर अनुज, सवाल का जवाब जी। कोविड नेगेटिव हुए 84 दिन, 3 महीने लगभग हो जाते हैं, उसके बाद अपनी वैक्सीन को आप ले सकते हो। ठीक, क्या आपका कोई और सवाल है बलजीत जी? थैंक यू। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर हेमंत, आपसे एक और जानकारी हम चाहेंगे यहाँ पर। जिस तरीके से आपने हम अभी इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, मान लीजिए कि अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है लेकिन वो अपनी इम्यूनिटी में बदलाव चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी इम्यून सिस्टम भी पावरफुल हो जाए, इतनी स्ट्रांग हो जाए, इतनी केपेबल हो जाए कि कोरोना से वो लड़ सके। ऐसे में घर पर रह करके किस तरीके का उपचार आजमाया जा सकता है अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए? डॉक्टर हेमंत, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, मैं पूरी तरह नहीं सुन पाया आपका। ठीक है, चलिए मैं अपने सवाल पे लौटूंगी। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शक है हमारे साथ हरविंदर जी, बहुत स्वागत आपका। आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम जी, मेरे मिसेज को मार्च में कोरोना हुआ था जी, तो अभी वैक्सीन नहीं ली है। वो भी कहते हैं जिसको कोरोना हो तो उसको वैक्सीन ही लेनी 1 साल तक। हरविंदर जी, आपका सवाल हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाया, आप अपना सवाल प्लीज दोहराइए। हमारे दोनों को, हस्बैंड को और वाइफ को कोरोना पॉजिटिव हुए थे जी, तो उसके बाद हमने अभी तक ये डोज नहीं लिया है। यानी आप ये जानना चाहते हैं कि अब आप कोविड नेगेटिव हो चुके हैं तो आप क्या वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक, डॉक्टर हेमंत, आपसे सवाल का जवाब चाहेंगे। अभी डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले जैसा कि बताया था कि अगर 3 मंथ्स हैं तो आप ले सकते हैं। 84 डेज या 3 मंथ्स लगभग का पीरियड है। अगर उनको 3 मंथ्स हो चुके हैं तो उनको कोरोना वैक्सीन ले लेना चाहिए, चाहे उन्हें बीमारी पहले हो चुकी है फिर भी।
देरी ना करें। ठीक, हमारे साथ एक और दर्शक यहाँ पर यमुनानगर से प्रमोद जुड़ चुके हैं। प्रमोद, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, कोरोना वैक्सीन की सेकंड डोज लेने के एंटीबायोटिक का सेवन कितने दिनों के बाद कर सकते हैं? आपने कौन सी डोज ली थी, पहले तो डॉक्टर्स को आप ये बता दीजिए। कोविशील्ड डोज ली थी, सेकंड डोज। चलिए ठीक, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं डॉक्टर अनुज जी से। डॉक्टर अनुज, सवाल यही है कि उन्होंने कोविशील्ड जिस तरीके से उन्होंने ली है वैक्सीन, इसके बाद वो एंटीबायोटिक का अगर सेवन करना चाहते हैं तो कितना लंबा अंतराल यानी कि कितना लंबा गैप उन्हें देना पड़ेगा इसके लिए? देखिए, अगर सेकेंड डोज कोविशील्ड की ले चुके हैं तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि एंटीबायोटिक किस प्रॉब्लम के लिए वो लेना चाहते हैं। अगर तो उनको इस तरह कोई इन्फेक्शन हुआ है जो रेस्पिरेटरी, जो सांस का इन्फेक्शन नहीं है, कोई और इन्फेक्शन है, तो उसकी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक होती है, और जो बिना किसी स्पेशलिस्ट की सलाह के लेना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन लगी है और उस टाइम पे एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन रही हैं। तो उस टाइम पे आइडियली हमें एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना होता है, लेकिन अगर नेसेसरी भी है तो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर आपके हैं वो आपको समझाएंगे इस बारे में कि कौन सी आपको इन्फेक्शन है और उसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक आपको लेनी होगी, या फिर आपको एंटीबायोटिक अवॉइड करनी ही होगी। क्योंकि वैक्सीनेशन के टाइम पे आपको फीवर भी आ सकता है, बॉडी एक या वीकनेस या इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर तो आप एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं कि वैक्सीन के बाद फीवर आया उसके लिए, तो आपको उस केस में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपको कोई और इन्फेक्शन है तो आप अपने नजदीकी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, जो इन्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एंटीबायोटिक ले सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, सत्येंद्र हैं रेवाड़ी से। सत्येंद्र जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। हाँ मैडम, नमस्कार, और दोनों जो डॉक्टर हैं उनको मेरा नमस्कार। मेरा जो सवाल है वो है कि जो शादी हैं उनको 3 अप्रैल को एक कोविशील्ड की डोज लगी थी, उसके बाद में उनको कुछ नींद की प्रॉब्लम हो गई और उन्होंने कई दिनों तक नींद नहीं आई। उसके बाद में उनका बीपी चेक करवाया, बीपी जो है वो अप डाउन रहा, कभी ज्यादा 163, जो निचले वाला वो भी 89, ऐसे बीपी जो रहा। अब तक उनको जो ना नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, लेकिन नींद नहीं आई, पता नहीं क्या वजह हो रही क्या नहीं है, और बीपी भी अप डाउन हो रहा है। तो इसके लिए मैं डॉक्टर साहब से सुझाव लेना चाहूंगा कि उनको नींद के लिए क्या किया, क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ता है कोविशील्ड से, तो इसके बारे में वो थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ठीक, डॉक्टर हेमंत, आपसे इस सवाल का जवाब चाहेंगे। देखिए, ये मात्र एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि डोज लगाने के बाद नींद के पैटर्न में कोई खराबी आई है या बीपी अप एंड डाउन हो रहा है। वैसे ये कोरोना के वैक्सीन के साइड इफेक्ट में ऐसा कुछ डिस्क्राइब नहीं है। जो भी बीपी का अप डाउन होना वो कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए जरूर माना जा सकता है, पर अभी तक ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया गया है किसी भी बड़ी स्टडी में, देश में या विदेश में, कि इन वैक्सीन लगाने के बाद बीपी अनस्टेबल हो जाता है या फिर नींद का हो जाता है। मैं इनको चाहूंगा कि ये अपने पास में किसी फिजिशियन को या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, और अगर पहले से ही अपनी बीपी की गोली ले रहे हैं तो उसको नाप करके रीएडजस्ट कराएं कि बीपी की गोली कहीं पहले चल रही है तो वो ज्यादा तो नहीं रह रही है। तो एक बार ये अपने पास के फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके बीपी और नींद संबंधित दोनों गाइडलाइंस लें। और ऐसा नहीं है कि वैक्सीन की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, ये मात्र कोइंसिडेंस हो सकता है। ठीक, आपको उम्मीद करते हैं कि जवाब मिल गया होगा। आपका अगर कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनुज, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। जैसे कि ये वाकई में एक असमंजस वाली स्थिति हो जाती है, जो लोग भी वैक्सीन लेने जाते हैं, अगर उनकी उम्र ज़्यादा होती है तो ऐसा कई बार को देखा गया है कि वो कहीं ना कहीं घबराते हैं वैक्सीन लेने से कि कहीं हमें कुछ हो ना जाए। और अगर थोड़ी सी भी उनके भीतर वैक्सीन लेने के बाद से घबराहट होती है या फिर उन्हें वो फीवर की चपेट में आ जाते हैं, उन्हें फीवर हो जाता है या कुछ और ऐसी मतलब तकनीकी जिस तरीके से हमारे शरीर में कुछ दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय घर बैठे आजमा सकते हैं और घबराने की क्या ज़रूरत है या नहीं है, इस बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है वो खास तौर पर। जी देखिए, सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं अभी तक एज ग्रुप, पीडियाट्रिक जो बच्चों का एज ग्रुप है उसको छोड़ के सभी एजेस के लिए अप्रूव कर चुके हैं। वैक्सीनेशन सबका बड़े बड़े स्तर पे चल रहा है, तो वैक्सीनेशन सबको करवाना चाहिए, बहुत ही हमारे लिए मददगार होता है, बहुत आवश्यक है।
तो आपकी उम्र चाहे 70 साल है, चाहे 80 साल है, या 90 या 100 साल भी है, तो वैक्सीन लगवाना आवश्यक है। ये शरीर की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन है, ताकि हमारी इम्यूनिटी बिल्ड हो सके कोरोना वायरस के विरुद्ध। तो इस चीज के लिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज है कि अगर वैक्सीन से, जैसा हम बात कर चुके हैं पहले भी, कि छोटी मोटी दिक्कतें आना, बुखार आना, कमजोरी आना, शरीर टूटे रहना, तो ये एक आम बात है, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, उसका एज से संबंध नहीं होता। और तीसरी बात, जैसे कि अगर ज्यादातर पाया जाता है कि ज्यादा एल्डर एज ग्रुप में कोई ना कोई एसोसिएटेड डिजीज, पहले से कोई ना कोई बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है, तो उस केस में कोई भी बीमारी हो, गुर्दे की हो, शुगर हो, हार्ट डिजीज हो, फेफड़े की कोई भी बीमारी होती है, तो उसका अगर सही तरह से इलाज चल रहा है, अगर सही तरह से शुगर कंट्रोल है, शुगर के मरीज की, बीपी के मरीज का बीपी कंट्रोल है, हार्ट पेशेंट को हार्ट की मेडिसिन चल रही है, वो स्वस्थ हैं, या किडनी के पेशेंट हैं वो स्वस्थ हैं, दवाई ले रहे हैं, तो ऐसे में वैक्सीन लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर आपको बीमारी है और आप दवाई नहीं ले रहे, तो तब आपको अपनी डिजीज को पहले कंट्रोल करना होगा, फिर आप वैक्सीनेशन बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक, यहाँ हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जगदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। जगदीप जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। जी जगदीप जी, आप अपना सवाल रखिए। तो लगता है हमारा संपर्क जगदीप जी से टूट गया है। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अपना सवाल रखना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं हमारे डॉक्टर से, तो हमारे डॉक्टर्स की टीम लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से जुड़ सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं। डॉक्टर हेमंत, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटना चाहूँगी। जो सवाल रह गया था आपसे, सवाल यही था कि इम्यूनिटी सिस्टम को अगर कोई बिल्डअप करना चाहते हैं, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होती है, ऐसे में घर पर क्या कुछ उपाय आजमा करके अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाया जा सकता है? देखिए, जो पिछली कोरोना वेव थी उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मेरे साथी डॉक्टर्स हैं उनके एक्सपीरियंस से हमने ये पाया कि वो लोग अधिक बीमार हुए जो या तो ओवरवेट थे, मोटे थे, या फिर जो डायबिटिक थे। तो एक मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर हम अगली वेव की तैयारी कर रहे हैं तो एक तो सबसे पहले हमें अपना वेट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, खासकर जो लोग ओवरवेट हैं या मोटापा है। तो अभी ये सही टाइम है वो चेत जाएं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए उस बीमारी को फाइट करना मुश्किल रहा है, पिछली वेव का सबक है ये। दूसरा, डायबिटीज का जो कंट्रोल है उसको बहुत स्ट्रिक्ट करना होगा। उसके लिए नियमित व्यायाम करना, अपनी जो भी वो दवा ले रहे हैं वो अपने टाइम से लें, और शुगर कंट्रोल को बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखें। ये कह करके बहुत से लोगों ने बोला कि हमारा तो 300 नॉर्मल ही रहता है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हमारा एक जो HbA1c या 3 मंथ्स का शुगर का लेवल है उसको 6%, 6.5% से नीचे रखें। दूसरा, जो लंग्स के डिजीज के पेशेंट्स हैं वो अपने इनहेलर टाइम पे ले, वो कुछ भी योगा प्राणायाम करना चाहें तो जरूर करें। हेमंत जी, माफी चाहूंगी, आपको बीच में एक बार फिर से रोकना पड़ा है। एक और दर्शक हमारे साथ सुरेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत आपका, आप अपना सवाल रख सकते हैं। हेपेटाइटिस सी है मैडम मेरे को, तो इसके लिए पूछ रहा हूँ ये वैक्सीनेशन करवा सकता हूँ? सुरेश जी, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, आप अपना प्रश्न दोहराएं। हेपेटाइटिस सी हो रहा है मेरे को जी, और मैं वैक्सीनेशन करवा सकता हूँ क्या? ठीक है डॉक्टर हेमंत, हेपेटाइटिस का शिकार हैं, तो ऐसे में क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं? मैम, उन्होंने क्या बीमारी बताई है? हेपेटाइटिस, उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस के मरीज है, तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? हेपेटाइटिस कौन सा, बी या सी है, क्या बताया? सुरेश जी, हेपेटाइटिस बी या सी है? सी है हेमंत जी। हाँ, ले सकते हैं वैक्सीन। हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है, मना नहीं है वैक्सीन लेना, अलाउड है बिल्कुल, और बल्कि जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी बाद में कम है, तो इनको तो जरूर वैक्सीन लेना ही चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना सवाल रखने के लिए। डॉक्टर हेमंत, आप अपना सवाल, जो हमने आपसे सवाल किया था, आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं, उसके बाद मैं डॉक्टर अनुज के पास भी जाऊंगी। देखिए, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें रोजमर्रा में कैसे बचना है, तो एक तो हमें फिजिकली फिट रहना है, ठीक है, तो उसके लिए डेली व्यायाम, सैर जो भी करें, योगा प्राणायाम, कुछ छोटी मोटी खेल कूद, या जो जिसके पास जैसा समय है उसका सदुपयोग करके
फिट रहना है शारीरिक रूप से, क्योंकि फिट लोग ही बीमारी को ठीक सहन कर पाए, अनफिट लोग नहीं। जैसे कि मैंने बताया था, जो लोग ज्यादा ओबीस थे, मोटे थे, या जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज थे, या फिर वो हार्ट या लंग्स के मरीज जो अपनी दवाइयां समय से नहीं ले रहे थे, उनके लिए कोरोना बहुत घातक सिद्ध हुआ दूसरी वेव में। तो केवल व्यायाम और वो अपने जो उनके डॉक्टर जिनके पास वो रूटीन फॉलो अप में जाते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो उनके पास अपना जाकर के अपनी दवाइयों को बिल्कुल सेटल कराएं, अपने शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हार्ट के लिए रिकमेंडेड व्यायाम है अपने कार्डियोलॉजिस्ट से सीखें। जो सांस के मरीज हैं वो अपने इनहेलर टाइम पे लें, उनको बिल्कुल सतर्क रहना है, क्योंकि सेकंड वेव ने हमें ये सिखाया है कि ये वायरस अच्छा नहीं है, और जो लोग पहले से डिजीज्ड हैं उनमें बहुत बड़ा मोर्टेलिटी का या मृत्यु का कारण ये बना है। जी, इसी के साथ हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, गुरदीप चंडीगढ़ से। गुरदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपने सवाल रखिए। हाँ जी, नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी और आपको भी। जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कोविशील्ड वैक्सीनेशन लेते हैं और उसका जो पीरियड है दैट इज 84 डेज, सो अगर वो बाहर जाने के लिए हम वो इंजेक्शन को आफ्टर 30 डेज या 40 डेज ले लेते हैं, तो हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो कोई फर्क तो नहीं पड़ता कि वो हम 84 डेज के बाद में जो लेते हैं उसके बाद बनती हैं, या हम 40 दिन के बाद ले लेते हैं उसके बाद में जो बनती हैं? ठीक है, डॉक्टर अनुज आपसे इस सवाल का जवाब चाहेंगे। जी देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी वैक्सीन अगर आ रही है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, या कोई भी वैक्सीन है, जो उसकी 2 अभी तक डिसाइड, वो बहुत ही लंबे रिसर्च के बाद, बहुत के बाद मार्केट में लाई गई। वैक्सीन का 2 डोज का मकसद ये होता है कि फर्स्ट डोज से एक इम्यूनिटी बिल्ड होना शुरू होता है, और एक विंडो पीरियड के बाद जब एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर बनती हैं, तो सेकंड लगने से बाद वो एम्पलीफाई करती है, एंटीबॉडीज की संख्या और ज्यादा बनती है, तो उससे हमारी इम्यूनिटी उतनी ही मजबूत, उतनी ही स्ट्रांग होती है। तो अगर हम पहले ही समय से पहले ही वैक्सीन लगवा लेते हैं, तो पहली डोज की जो एंटीबॉडीज बनने का विंडो पीरियड है, जो टाइम पीरियड है, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसलिए समय पहले, और अगर हम देरी करते हैं तो उसका जो फर्स्ट डोज का इफेक्ट आना था वो तो आ चुका है, लेकिन दूसरी डोज वक्त पे ना लगने की वजह से तो वो कम ही एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में रहेंगी, जो कि लाभदायक नहीं है, अधूरा ही फायदा वैक्सीन का उस केस में मिलता है। तो इसलिए समय की पालना करना आवश्यक रहेगा। जो भी वैक्सीन का, सभी वैक्सीन का टाइम शेड्यूल है, उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, अमन कुमार, आपसे जानकारी चाहेंगे, आपके क्या कुछ सवाल हैं, आप हमारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अमन, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है हमारा संपर्क अमन से टूट गया है। एक बार फिर से डॉक्टर हेमंत, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। वाकई जिस तरीके से अभी आपने बताया इम्यून सिस्टम को लेकर के, हमने डॉक्टर अनुज से भी बातचीत की, उनका भी यही कहना है कि अगर पेशेंट्स अपना ख्याल सही वक्त पर रख लेते हैं और सही समय पर वैक्सीन की डोजेस लेते हैं तो फिर कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन तीसरी वेव में जो बच्चों के लिए बहुत घातक माना जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जब बच्चों में इसका प्रकोप देखने को मिलेगा? डॉक्टर हेमंत, देखिए, बच्चों के अंदर अभी ये डिजीज अभी इतनी ज्यादा स्टडीड नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी बहुत ज्यादा बच्चों को ये डिजीज नहीं हुई पिछले वाले दौर में भी, और उसका एक बड़ा रीजन ये था कि स्कूल्स बंद थे और अधिकतर बच्चे घर से ही क्लासेस अटेंड कर रहे थे। पर ये है कि एडल्ट के प्रोटोकॉल से जैसा हम देखते हैं कि लोगों को फीवर, बुखार जो कि तेज रहा है और कई दिन तक रहा है और जो टूट नहीं रहा है। कुछ बच्चे आए हैं जिनके माँ बाप को ये बीमारी हुई थी, जिनको हमारे शिशु रोग विशेषज्ञों ने देखा है, उनमें ये पाया गया था कि उनमें मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, जिनमें उनके लिवर फंक्शन और वो डिस्टर्ब हुए थे। बच्चों में सांस वाली तकलीफ इतनी नहीं बनी थी जितनी की एडल्ट्स में बनी थी, पर उनको मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हुआ था। बुखार, भूख में कमी और शिथिलता, एस्थीमिया बहुत कॉमनली देखा गया था। और बच्चों के केस में अभी जो हमारी एडल्ट्स की दवाइयां हैं जैसे कि रेमडेसिविर वगैरह, उनकी अभी सेफ्टी भी 12 साल से कम में अभी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हो पाई है।
तो ये अभी एक चैलेंज रहने वाला है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड WHO, ये तीनों टाइम टू टाइम अपनी गाइडलाइंस इश्यू करेंगे, जिसके अनुसार ही गवर्नमेंट सारे देश भर के डॉक्टर्स को उसकी पालना करनी होगी। तो अभी इसके ऊपर क्लियर गाइडलाइंस कि क्या उसका प्रोटोकॉल रहेंगे। एडल्ट्स में ये प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से डिफाइंड है, वो अब बिल्कुल क्लियर है, पर पीडियाट्रिक प्रोटोकॉल्स जो हैं वो भी नहीं बने हैं। पर अगर किसी भी बच्चे को तेज बुखार है जो नहीं टूट रहा है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी उसके साथ एसोसिएटेड है, सांस की प्रॉब्लम, तो उसको तुरंत अपने बाल रोग विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करना है या फिर गवर्नमेंट सेंटर में। ठीक, हमारे साथ एक और दर्शक राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका, आप अपना सवाल रख सकते हैं। आवाज दब रही है। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार जी। हेलो जी। हाँ, मैं डॉक्टर से पूछना चाहता था, अभी मुझे अभी भी इंजेक्शन की दूसरी डोज लगी है, अब कोरोना का कितने % खतरा रह जाता है दूसरी डोज लगने के बाद? चलिए ठीक, आपके सवाल का जवाब भी ले लेते हैं डॉक्टर अनुज से। डॉक्टर अनुज, सवाल का जवाब दीजिए। जी, आपने दोनों वैक्सीन ले ली हैं, तो आपको जो कंप्लीट वैक्सीनेशन था कोविड का वो हो चुका है, तो कितने % रिस्क इसमें रह जाता है कि आपको कोविड होगा या नहीं, इस चीज को लेके अभी तक स्टडी नहीं हुई है। लेकिन हमने ये पाया है कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं या जिनको पहले कोविड हो गया था या वैक्सीन कंप्लीट हो गया जिनका, तो उनको आगे कोविड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ना के बराबर रह जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी दोनों डोज कंप्लीट हो गई कि आप 100% कोविड से रेजिस्टेंट हो गए, कि आपको कभी कोविड हो ही नहीं सकता, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो कोविड वैक्सीनेशन कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आपको जो इम्यूनिटी कोविड के अगेंस्ट बॉडी में डेवलप होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको एहतियात बरतने चाहिए। आपको सभी चीजों की, सभी नियमों की पालना जो कोविड के लिए बताई जाती हैं उनकी पालना करनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ हमारे साथ एक और दर्शक राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, आप अपना सवाल रख सकते हैं। और थैलेसीमिया और डायबिटीज है, क्या वो इंजेक्शन लगवा सकते हैं? राजू, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक पहुंच नहीं पा रही है, आप अपना सवाल दोहराइए। मेरे हस्बैंड को लीवर पेराइटिस और काला पीलिया और शुगर है, तो उसमें वो इंजेक्शन लगवा सकते हैं? ठीक, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको शुगर है और आपको लिवर साइरोसिस है? हाँ जी, और काला पीलिया भी है। जी ठीक, आपके सवाल का जवाब हम डॉक्टर हेमंत से ले लेते हैं। डॉक्टर हेमंत, एक बार इन्होंने बताया कि एक इनको शुगर है और दूसरा क्या बताया है? लिवर साइरोसिस। उन्होंने अपना दूसरा बीमारी बताई है कि उनको लिवर साइरोसिस भी है और साथ ही शुगर भी है। शुगर है और लिवर सिरोसिस है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले ये कि शुगर, क्या ये वैक्सीन लेने के बारे में पूछ रही है? जी। इनको मेरी तरफ से यही हिदायत है कि अपना शुगर कंट्रोल थोड़ा स्ट्रिक्ट कर लें, और शायद लिवर सिरोसिस वाले मरीज को इनके डॉक्टर शायद इंसुलिन देना चाहें। एक बार अपना शुगर कंट्रोल अच्छे से कर लें, अगर गोली पे नहीं हो रहा है तो इंसुलिन की हेल्प लेके, और उसके बाद वैक्सीन तो जरूर लेना है। डायबिटिक्स तो बहुत ज्यादा रिस्क पे रहते हैं इस बीमारी में। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं राशु जी आपको अपना सवाल का जवाब मिल गया होगा। ठीक है, आपसे एक और सवाल का जवाब यहाँ हम चाहेंगे डॉक्टर हेमंत। लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं घबराहट है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी तक पहली डोज ही नहीं लगी है, उनके भीतर कुछ असमंजस वाली स्थितियां हैं। वो इस बात से घबरा रहे हैं कि हो सकता है कि उन्हें कोई दिक्कत ज़्यादा ना हो जाए, या कई बार जैसे कि हम फेक न्यूज़ वगैरह भी पढ़ते हैं तो उससे भी वो घबरा जा रहे हैं। आपकी तरफ से वो संदेश चाहेंगे लोगों के लिए कि वैक्सीन कितनी ज़रूरी है? देखिए, मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि वैक्सीन जरूर लगना है। वैक्सीन हार्ट पेशेंट को भी लगना है, हार्ट अटैक जिसके स्टेंट डला है, जिसका किडनी फेलियर वाला मरीज जो डायलिसिस पे है, CKD मरीज है, उसको भी जरूर लगना है। दमा सांस वाले COPD वाले मरीज को भी जरूर लगना है, डायबिटिक को भी लगना है। इन अ नटशेल, वैक्सीन हर एलिजिबल इंसान को लगना है, जो अभी 18 साल से ऊपर है, जिनके लिए वैक्सीन वो है, और उनको बिल्कुल निश्चिंत होकर के वैक्सीन लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले वैक्सीन डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को ही लगे हैं,
ठीक है, और हम सब आपके सामने बैठे हैं जिनको 2-2 डोजेस लगे थी, अब 4-4, 6-6 महीने। ठीक, डॉक्टर अनुज और डॉक्टर हेमंत, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकाल करके हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए। तो फिलहाल आज के हेलो डॉक्टर में हमारे साथ इतना ही। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी और आपकी स्क्रीन पर हमेशा हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहते हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल करके हमारे डॉक्टर्स के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी सवालों के जवाब ले सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।